Hello dear students, I am your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. So students, this class is for 7th class students and here we are going to discuss chapter number 1, that is nutrition in plants, and this would be our third session for this chapter. In previous classes we have already discussed many important topics from this chapter, and today we are going to discuss further two topics, that are saprotrophs and how nutrients are replenished in the soil. So students, if you have not watched my previous class videos, and you can directly visit to them by clicking on the link I will give you in the description box. Kindly visit and watch my videos thoroughly. So let's get start with the first topic for this session, that is saprotrophs. So saprotrophs, you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable markets. आपने वेजिटेबल मार्केट में, यानी जो सब्जी मंडी होती है या फिर जो सब्जी का बाजार होता है, उसमें आपने देखा होगा कि मशरूम के पैकेट्स बिक रहे होते हैं। वो मशरूम जिसके हम सब्जियां भी बना के खाते हैं, तो वो आपने देखे होंगे मार्केट में बिक रहे होते हैं, पैकेट में बिक रही होती है मशरूम। ठीक है, तो यू मे ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोविंग इन मोस्ट सोइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने ये भी देखा होगा कि फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, जो इन गीली मिट्टी में जो ग्रो कर रहे होते हैं, या फिर जो गली सड़ी जो लकड़ी होती है उनके ऊपर भी आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में ना उनके ऊपर भी कुछ फूली सी अम्ब्रेला लाइक, यानी कि जो आपकी छतरी के आकार की छत्रक सा दिखाई देता है, वो देखा होगा आपने, रेनी सीजन में देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम। अब सबको पता है कि बरसात के मौसम में ना मशरूम होती है, ठीक है, और मशरूम कहाँ होती है, जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं मोस्टली वहाँ पर होती हैं, गली सड़ी चीज़ें या फिर गिल्ली मिट्टी में, ठीक है, वहाँ पर ये उगती हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि जैसे हर किसी को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जो ये छत्रक जो पैदा होते हैं, ये जो उगते हैं, जो मशरूम होती है जो उगती है, ये अपना भोजन कहाँ से लेती हैं, और इनको जीवित रहने के जो भोजन चाहिए होता है वो कहाँ से, न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपको फिगर दी गई है 1.7 पैकेट ऑफ मशरूम, एक तरफ दिखाया गया है पैकेट मशरूम का जो हमें मार्केट से अवेलेबल हो जाता है इजीली। ए मशरूम ग्रोविंग ऑन डिकेड मटेरियल, दूसरी तरफ दिखाया गया जो गली सड़ी चीज़ों के ऊपर जो उगा हुआ जो छत्रक है या फिर जो मशरूम है वो दिखाई गई है आपको फिगर 1.7 के अंदर। So next is a question from Bujo. Bujo wants to know how these organisms acquire nutrient. तो बुजो ये जानना चाह रहा है कि जो ये जीव होते हैं ये अपना न्यूट्रिएंट, अपने पोषक तत्व कैसे लेते हैं, पोषण कैसे होता है इनमें। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, और इनके पास तो एनिमल की तरह, जानवरों की तरह है, एनिमल्स की तरह मुँह भी नहीं होता है, तो ये अपना भोजन कैसे लेते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, और वो हरे पौधों की तरह भी नहीं होते, एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते इसलिए उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता और वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी नहीं बना सकते। तो वो जो ये जानना चाह रहा है, ना तो उनमें मुंह होता है कि वो खा लें ऐसे डायरेक्टली, और ना ही उनमें क्लोरोफिल होता है ताकि वो, जिसकी हेल्प से वो क्या है, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना सके। तो ये आखिरकार अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, कैसे आता है इनके पास इनका न्यूट्रिएंट, तो ये बूजो का क्वेश्चन है, वो इसके बारे में जानना चाह रहा है। आप भी सब जानना चाह रहे होंगे कि जो मशरूम होती हैं इनका भोजन कहाँ से आता है, ये कैसे अपना भोजन एक्वायर करते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.2. So let's get start with the activity 1.2. टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। आपने क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको पानी के साथ गीला कर लेना है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम। अब आपने क्या करना है, इसको मॉइस्ट जो गीले और वार्म प्लेस पर, यानी गीलापन भी हो वहाँ पे और गर्मी भी हो, ऐसी प्लेस पर उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन दैम, और तब तक छोड़ देना है, या तो उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो या फिर 2-3 दिन के अंदर ही उसमें क्या है, फ्लफ़ी पैचेस दिखाई देने लग जाएंगे और कुछ मतलब फूली सी चीज़ें ऐसे धब्बे से दिखाई देने लग जाएंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, और आपको देखना है कि अब इनका कलर क्या है, ये किस रंग के पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और
और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर या फिर आपने एक माइक्रोस्कोप के अंडर उसको रख के उसको देखना है अच्छे से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। और अब अपने क्या करना है, अपनी एक नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशन जो भी आपने देखा है उसको लिखना है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको आप आवर्धक लेंस बोलते हो, जिसकी वजह से ऐसा ग्लास जिसमें से जो आपकी जो फिगर है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट उसमें से ऑब्जर्व किया है वो थोड़ा बड़े आकार का दिखाई देने लग जाए, उसको आवर्धक लेंस बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ थ्रेड। आप क्या करोगे, जब आप उसको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रख के देखोगे तो आप देखोगे कि आप वहाँ पर क्या है, कॉटन लाइक थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, कॉटन के थ्रेड दिखाई दे रहे हैं जो स्प्रेड किए हुए हैं, यानी जो आपकी कॉटन होती है, रुई होती है, वैसे वैसे उसके धागे जैसी कुछ संरचना दिखाई देगी आपको, जो कि पूरे ब्रेड पीस के ऊपर फैले हुए होंगे। ये आपको आगे फिगर दिखाई दे रही होगी 1.8, जिसमें फंजाई ग्रोविंग ऑन ब्रेड। तो जो ये आपको अब जो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये जो थ्रेड के टाइप का जो धागे से दिखाई दे रहे हैं आपको कॉटन के टाइप के, तो इसको फंजाई बोलते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, इसको फंजाई बोलते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो एक अलग प्रकार का होता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं वो एक अलग तरह से लेते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को ब्रेड से एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रेड से लेते हैं अपने पोषक तत्व। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, इस प्रकार का जो पोषण होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को लेते हैं किसी भी मरी हुई चीज़ से, मृत चीज़ से, डेड या फिर डिकेइंग या फिर सड़ी गली चीज़ों से अपने न्यूट्रिएंट को लेते हैं। उस तरह के न्यूट्रिशन को आप सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और जो ऐसे जीव होते हैं जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन जीवों को आप सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी कि मृत जीवी बोलते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो आपका मृत जीवी पोषण होता है उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म, और जो ऐसे जीव होते हैं जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं यानी कि मृत जीवी पोषण लेते हैं, उनको बोलते हैं मृत जीवी यानी कि सैप्रोट्रॉफ्स। So next देखिए, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो फंजाई होती है वो हमारे अचार पर, चमड़े पर या फिर कपड़ों पर या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों पर आ सकती है, फंजाई उग सकती है, जो कि क्या होगी, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जो कि गर्म और जो नमी वाले वेदर मौसम में छोड़ दिए गए हों लंबे समय तक, तो वहाँ पर भी फंजाई उग सकती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और जो बरसात के मौसम में जो फंजाई अगर उग जाए तो वो क्या है, बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, ख़राब कर सकती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से मीनेस जो होता है, मीनेस होता है मतलब खतरा, ठीक है। अपने पेरेंट्स से आप ये जानो, उनसे पूछो कि जो मीनेस जो खतरा है फंजाई का, फंजाई होने का आपके घर में, वो कहाँ कहाँ पर खतरा है कि यहाँ पर हमें फंजाई हो सकती है और उसकी वजह से चीज़ें नष्ट हो सकती है। तो अपने पेरेंट्स से ये जानो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फंजाई जो है आपके घर में उग सकती हैं। सो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो आपके फंगल यानी कि जो फंजाई के जो आपके बीजाणु होते हैं, बीज अणु होते हैं, वो आपके एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, अपनी वायु में, आपके आसपास की जो वायु है उसी में प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो पहली जो है कीन टू नो, अब वो जानने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है कि वो ये जानना चाह रही है कि जो उसके ब्यूटीफुल शूज़ थे, जो उसके सुंदर जूते थे, विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेज़न, जो कि वो स्पेशल ओकेज़न पे डालती थी, विशेष उत्सवों पे वो डाला करती थी उसको, त्योहारों पर, वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो क्या कर दिए गए थे, वो ख़राब कर दिए गए थे फंजाई के द्वारा बरसात के मौसम में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और अब वो ये जानना चाह रही है कि ऐसा क्यों होता है, किस कारणवश जो ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में एकदम से फंजाई उग जाती है, एकदम से फंजाई आ जाती है, ये कैसे आ जाती है, ये अब पहेली जानना चाहती है।
सो देखिए अब हम पढ़ चुके हैं द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, कि जो फंगल स्पोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो जब वो किसी भी गर्म और नमी वाली चीज़ के ऊपर उतरते हैं तो वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं, यानी कि अंकुरित होने लग जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं और वृद्धि होने लग जाती है उनमें। ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या अब ये पता लगा सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो, जान सकते हो कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। देखो जर्मिनेट करने लग जाता है यानी कि अंकुरित होने लग जाते हैं। अंकुरित होते हैं, जैसे चना होता है उसको पानी में भिगो के रखोगे तो वो अंकुरित होने लग जाएगा, उसमें ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, उसमें से नया पौधा निकलने लग जाता है। ऐसे ही जो आपके फंगल जो आपके स्पोर्स होते हैं, जब ये गर्म और गीली चीज़ों के ऊपर उतरते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हमारी एयर में प्रेजेंट है, तो गर्म या फिर गर्म और जो गीली चीज़ें उनके कांटेक्ट में आती हैं एयर के, तो ये वहाँ पर जर्मिनेट करने लग जाते हैं, अंकुरित होने लग जाते हैं। यानी कि वो जैसे चना अंकुरित होकर नया पौधा उगाता है, ऐसे ही जो ये आपके ये जो स्पोर्स हैं, ये फंगल स्पोर्स हैं, ये भी एक स्पोर से दूसरा स्पोर बन जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ये ग्रो करने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर। सो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स लीव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जीव भी होते हैं जो कि साथ में ही रहते हैं, शेयर करते हैं अपने शेल्टर को, अपने आवास को जहाँ पर वो रहते हैं, एंड न्यूट्रिएंट, और अपने पोषक तत्व को भी अपने शेयर करते एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस जो रिलेशनशिप है, जो ये संबंध है, इसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल के तौर पर, जो उदाहरण के तौर पर क्या है, कुछ जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, प्लांट की जड़ों में, यानी कि पौधे की जड़ों में रहते हैं कुछ फंजाई। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनको न्यूट्रिएंट देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, पोषण देते हैं फंगस को, टू द फंगस एंड इन रिटर्न, और बदले में जो फंगस होते हैं, द फंगस प्रोवाइड वाटर, वो उन पौधे को पानी एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, और कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट देते हैं। तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पौधे फंगस के ऊपर और फंगस पौधों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस जो प्रोसेस होती है, ये जो रिलेशनशिप होता है, इसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। In organisms called lichen, a chlorophyll containing partner, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, विच इज़ एन एल्गे, जो कि एल्गे होता है, एल्गे में क्लोरोफिल होता है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। एंड ए फंगस लिव टुगेदर, और एक जो फंगस होता है वो दोनों साथ में रहते हैं। यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है लाइकेन, उसमें दोनों चीज़ें, एक फंगस और एक एल्गे, दोनों साथ में रहते हैं, जिसमें एल्गे जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है, जबकि फंगस जो होता है उसके पास नहीं होता। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे। तो जो फंगस होता है वो अपनी एल्गी को शेल्टर देते हैं, आवास रहने के लिए जगह देता है, वाटर देता है एंड मिनरल्स देता है वो, ठीक है, खाद्य पदार्थ देता है टू द एल्गी, एल्गी को देता है, एंड इन रिटर्न, और रिटर्न बदले में जो है एल्गी क्या करता है, द एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। बदले में क्या करता है, जो एल्गी है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो उसकी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है, एंड उसको किसको देता है, फंगस को दे देता है। तो इस तरह से क्या है, ये एक दूसरे, इनके बीच एक रिलेशनशिप होता है जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं। वो उसको हेल्प करता है और वो उसको हेल्प करता है टू ग्रो एंड टू लीव। सो ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं, यानी कि उनकी जो पुनः पूर्ति है, यानी कि अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए तो उनकी दोबारा से पूर्ति कैसे होती है हमारे सॉइल में। ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पौधे हैं अपना न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी की हेल्प से, जो अपने न्यूट्रिएंट है मिट्टी से लेते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा वहाँ से लेते हैं, ठीक है, अपना भोजन इस प्रकार से बनाते हैं। तो जो मिट्टी है लगातार उससे जो यूज़ कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट पौधे हमारे, तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं। तो यही हम आगे जानने वाले हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। जो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व जो है मिट्टी में दोबारा से कैसे उनकी पूर्ति होती है, दोबारा से कैसे वो आते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने कभी भी जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर जो खाद होती है उनको अपने खेतों में बिखेरते हुए देखा है।
और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। या फिर आपने किसी गार्डनर को, जो बगीचे के माली होते हैं, मालियों को आपने देखा हो कि वो लॉन में या फिर जो गमले होते हैं उनके अंदर खाद डाल रहे होते हैं या फिर फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं, उर्वरक डाल रहे होते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आप ये जानते हो कि ऐसा क्यों किया जाता है या क्यों करते हैं ऐसा? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। आप ये जान चुके हो, ये सीख चुके हो, जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने मिनरल्स को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको, या फिर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या होता है कि अगर वो लगातार अपने न्यूट्रिएंट या फिर जो मिनरल है मिट्टी से अपने सोख रहे होते हैं, तो वो उनकी जो अमाउंट है, जो मात्रा है मिट्टी में, वो लगातार कम होती जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो जो फर्टिलाइज़र, उर्वरक होते हैं या फिर जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, उनके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सोयल। और ये ना टाइम टू टाइम, यानी टाइम टू टाइम इनको ऐड करना ज़रूरी होता है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम क्या हैं, अपने प्लांट्स को, अपने पेड़ पौधों को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं उनको क्या करके, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं हमारे प्लांट को, अगर हम उनको टाइम टू टाइम वो देते रहें, उनकी फुलफ़िल करते रहें वो रिक्वायरमेंट, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए उनमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र एंड जो मैन्योर है वो डालना होगा उनके पोषण के लिए, ताकि वो हेल्दी रह सकें। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nutrients and the soil becomes डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो क्रॉप, जो फसलें होती हैं, वो प्लांट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। आप ये जानते हो कि बहुत सारी नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट होती हैं हमारी एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने वातावरण से, आसपास से, ऐसे ही वो जो है नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। नाइट्रोजन तो बहुत होती है हमारे वातावरण, लेकिन जो पौधे हैं उनको डायरेक्टली नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। उनको क्या है, एक सॉल्यूबल फॉर्म, यानी कि घुलनशील जो फॉर्म में, ऐसी चीज़ में चाहिए होती है, जैसे विलेय रूप में चाहिए होता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। जो एक बैक्टीरिया होता है हमारे इसमें मिट्टी में, रिजोबियम जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, यानी कि एक विलेय फॉर्म में बना देता है उसको, जो कि हमारे प्लांट्स ले सकते हैं फिर। बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स आउन फूड। लेकिन जो रिजोबियम है वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता, ठीक है, उसको जीवित रहने के लिए भी तो भोजन चाहिए, लेकिन वो खुद से नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ग्राम यानी कि जो चना होता है उसकी जड़ों में रहता है। पीस जो कि आपकी मटर होती है उनकी जड़ों में भी रहता है, मूंग की जड़ों में, एंड बीन्स जो आपकी सेम की फली होती है उनकी जड़ों में रहता है, एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स दैम विद नाइट्रोजन। और जो अदर जो लेग्यूम्स होते हैं, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फली वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ये रहता है रिजोबियम। एंड इन रिटर्न, और बदले में क्या होता है, इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बदले में क्या करता है, जो बैक्टीरिया को जो है प्लांट्स क्या करते हैं, शेल्टर, आवास देते, रहने की जगह देते हैं, एंड फूड भी देते हैं। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक
रिलेशनशिप, और इस तरह से क्या है उनके बीच भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसको जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसको कि सहजीवी संबंध बोलते हैं। ये उनके बीच में एक संबंध बन जाता है जिसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और इस तरह का जो ये संबंध है उन दोनों के बीच में, पौधों के बीच में, रिजोबियम के बीच में, वो क्या है सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स। ये एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है, यानी कि बहुत बड़ा लाभ होता है फार्मर्स को, जो किसानों को इसका बड़ा लाभ होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनियस, जो क्या है वो अपनी जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी कि जो ऐसे उनके जो फर्टिलाइज़र हैं, उर्वरक हैं जिनमें नाइट्रोजन होती हैं, वो उनको रिड्यूस कर देते हैं, यानी कम मात्रा उनको डालनी पड़ती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की। वे लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पर जो फलीदार पौधे उग रहे होते हैं वहाँ पर उनको नाइट्रोजन के जो उर्वरक हैं उनकी कम मात्रा डालनी होती है, यानी कि जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में रिजोबियम रहता है जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में चेंज कर देता है अपने एटमॉस्फेयर से। तो इसीलिए जो है ना किसान को कम मात्रा डालनी पड़ती है, या फिर उसको ज़रूरत ही नहीं होती कि नाइट्रोजीनियस उसको वहाँ पर फर्टिलाइज़र डालना पड़े, यानी नाइट्रोजन से रहित उसको वहाँ पर वो डालना पड़े, उर्वरक डालना पड़े, राइट। तो क्या है आगे, मोस्ट ऑफ पल्सेस जो दाल्स होती हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स, जो फलीदार पौधे होते हैं वहीं से ज़्यादातर हमें जो दालें होती हैं वहीं से मिल जाती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स, यानी कि खुद से जो अपना भोजन बनाते हैं वो होते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक, और कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, या फिर सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि मृतजीवी होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो अपना न्यूट्रिएंट जो है और ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर निकालते हैं, लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हिट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर गुड फूड। तो जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है एज हिट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि वो जो है अपने भोजन के लिए वही प्लांट्स पर और फिर और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हिट्रोट्रॉप्स, क्या हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो कीट बक्सी जो वो होते हैं प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं आर पार्शियल हिट्रोट्रॉप्स, वो भी एक तरह से हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना भोजन लेने वाले प्लांट्स होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, कैन वी सी दैट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर पार्शियल हिट्रोट्रॉप्स, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या है। वैसे आप जान ही चुके हैं कि हिट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो या जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं वो भी तो इंसेक्ट को खाते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी आपका हिट्रोट्रॉप्स में ही आएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस chapter number 2, that is nutrition in animals. Till then, if you like my efforts, then please like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thank you so much. Thanks for watching.